अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। जिनकी सेहत अच्छी नहीं है उनके लिए ढेरों दुआएं जनाब हमारी तरफ से हैं। और आज मैं एक यंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। फरहान अयूब इज़ विद अस टुडे इन नियो पाकिस्तान। अच्छा जी, फरहान से मेरी आज पहली बार मुलाकात हो रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग अभी बातचीत हम लोग कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड शो। और जो ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अच्छा जी, इन्होंने बड़ी कम उम्र में अब बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। मैं अगर आपको फरहान के बारे में बताऊं कि इन्होंने मीडिया स्टडीज़ में अपना बैचलर किया है और बड़ा अच्छे जीपीए से 3.6 से इन्होंने मुकम्मल किया है। ही हैज़ टैलेंट और इनके टैलेंट का जो अंदाज़ा है वो आप इससे लगा सकते हैं। फरहान, व्हाट्स योर एज? मैम माई एज इज़ 28। ही इज़ 28 और भाई इस एज में इन्होंने 21 मेडल्स अपने नाम किए, 21 मेडल्स अपने जो है वो नाम किए। कुछ आप देख भी सकते हैं, तमगे इनके साथ हैं। और इसके साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कई रिकॉर्ड्स ये बना चुके हैं। पहला रिकॉर्ड इन्होंने बनाया 2014 में, सेकेंड 2017 में, देन 2018 एंड देन 19। मार्शल आर्ट, ग्रे डांस और मुख्तलिफ चैलेंजिंग आर्ट में इन्होंने जो है वो पाकिस्तान की जानिब से रिप्रेजेंट किया है। मुख्तलिफ ममालिक जहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। बड़ी अच्छी बात है, तालियां इस बात के लिए, एप्रिसिएशन के हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, मेडल्स लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। और लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी में अब ट्विस्ट क्या है, अब मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। फरहान की हम अचीवमेंट की तो बात करेंगे ही, उनकी हम स्टोरी तो उनसे जानेंगे ही, लेकिन दुख की बात यह है कि फरहान इस वक्त जॉबलेस हैं। और ना सिर्फ ये जॉबलेस हैं बल्कि इनके अगर टैलेंट की कीमत की मैं बात करूं तो इनके टैलेंट की, इन मेडल्स की, इनके तालीम की, इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की कीमत सिर्फ 300 रुपये है। यानी कि ये शर्ट्स बेचते हैं। सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक नौजवान शर्ट्स, टी शर्ट्स बेचने पर मजबूर हुआ है। इतनी डिग्रीज, इतने मेडल्स, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के बाद उसको कोई नौकरी नहीं देता है, उसको कोई नहीं बुलाता है अपने पास, कोई उसको नहीं जानता है, कोई उससे बात नहीं करता है, कोई उसकी सीवी एक्सेप्ट नहीं करता है। और फिर आखिर में जो बच्चा है, जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जिसकी हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, ये सिर्फ 300 रुपये की कमीज बेचने पर मजबूर हो जाता है। तो भाई फिर क्या करना है ऐसी डिग्रियों का? फिर नौजवान तो बागी होंगे ही हमारे। अच्छा जी, ऐसा भी नहीं है कि इनकी मुलाकात जो है वो नहीं हुई किसी सियासी शख्सियात के साथ। बहुत सारे लोगों के नॉलेज में है दैट व्हाट ही हैज़ डन और उसके बाद सबकी तरफ से एप्रिसिएशंस भी फरहान आई गेस आपको मिली, कुछ तस्वीर भी हैं वो भी हम शेयर करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है ये ही इज़ जॉबलेस आज। अच्छा फरहान, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कैसे हैं आप, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से कि हमने आपकी थोड़ी सी जो शॉर्ट स्टोरी है वो शेयर कर दी है। मुझे सबसे पहले, इससे पहले कि मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या क्या चैलेंजेस आए या क्या क्या मजबूरियां हुई, वो मैं पूछूंगी, लेकिन मुझे पहले आप बताएं आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, कैसे कंप्लीट की, फिर आपके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं या जो आपके मेडल्स हैं, मुझे पहले अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइएगा। ठीक है मैंने स्टडी कंप्लीट की इस तरह के, मेरी 100% स्कॉलरशिप मुझे मिली यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, क्योंकि मैंने वहाँ से ये रिकॉर्ड के बेस में एडमिशन हुआ था, टैलेंट बेस। अब वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतना कर सकते थे, उनका शुक्रिया। लेकिन उसके अलावा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने वहाँ रहते हुए ब्रेक की यूनिवर्सिटी में, और उसकी सारी मैनेजमेंट मैंने खुद की, उसमें स्पोर्ट उन्होंने मुझे किया यूनिवर्सिटी ने, लेकिन उसमें मैनेजमेंट की। और 7 ईयर का मैं था तब से मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, पढ़ाई भी आप साथ कर रहे थे और साथ साथ स्पोर्ट्स भी आप दोनों चीजें कर रहे थे, और अपनी पढ़ाई आपने स्कॉलरशिप पे की। स्कॉलरशिप पर की और 3.6 सीजीपीए लिया। मतलब स्टडी के साथ साथ मेरा मानना था कि खेल के साथ स्टडी में नंबर ना कम हो। जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं उनका ब्रेन ज्यादा काम करता है, वो ज्यादा नंबर ले सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो 7 साल की उम्र से मेरा मार्शल आर्ट का सफर शुरू हुआ खुद से। कोई अकेडमी नहीं थी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, खुद से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग करता रहा। फिर 2014 में मैंने पहला गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया पंजाब फेस्टिवल जी। और वो किस चीज का? वो था द मोस्ट किप अप्स इन 1 मिनट। आप जमीन पे लेट के जंप करके उठते हैं, एक स्टेप है, किप अप इसको बोलते हैं। ये 1 मिनट में थे 22 बरतानिया के, मैंने इसको ब्रेक किया 34 करके।
उसके बाद 2017 में मैंने एक दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, दी मोस्ट 900 के अबव इन 1 मिनट। इसमें आप जंप करके उठते हैं सर की मदद से, सिर्फ सर आप जमीन पर, उसी से आपने सारी ताकत से उठना होता है। और तब आप पढ़ाई भी कर रहे थे जब आप ये रिकॉर्ड्स कायम कर रहे थे? जी जी बिल्कुल, साथ साथ मेरी तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो बड़ा ज्यादा आपको अप्रिशिएट किया जा रहा होगा, वहां से बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है हमेशा। वहां से जो तलीमी सपोर्ट है वो मुझे मुकम्मल, मैंने आपको जैसे बताया 100% स्कॉलरशिप मिलती रही है। तो उसके साथ फिर मैंने ये 17 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था वो ज़मान पार्क में किया था। अच्छा, जब भी सब कुछ हो रहा था, इतने अच्छे आप परसेंटेज ले रहे थे और स्पोर्ट्स में भी आपके जब रिकॉर्ड्स बनना शुरू हो गए थे, तो तब एक टाइम यकीनन आया होगा कि आपको तो लगा होगा कि आई विल बी यू नो समवेयर इन फ्यूचर, मैं किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे होऊंगा या मुझे बड़ी नौकरियों की लाइन लग जाएगी। हमेशा से मैं शौक था कि गवर्नमेंट की एक अच्छी जॉब मुझे मिलेगी, मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूं। ये हमेशा से लगता था, हमेशा से लगता था कि भाई मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए हैं, लेकिन मैं इस नीयत से नहीं कर रहा था वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के भाई मुझे कोई जॉब मिलेगी या बहुत सारा पैसा। मेरी नीयत सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी, क्योंकि पाकिस्तान से मुझे प्यार था। पाकिस्तान का नाम जितनी बार सर्टिफिकेट पे आता है वो मुझे बहुत ज्यादा दिल से खुशी होती है, इसके लिए मैं कर रहा था। अच्छा, आपने मुझे फरहान बताया, अब हमने जब अपना शो स्टार्ट करना था तो आपने मुझे बताया कि 78 ममालिक से आपको नेशनलिटी की जो है वो ऑफर है जी। अच्छा, तो वो जो है वो आपकी वो कैसे सारा सिलसिला हुआ? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने एक वीडियो का जिक्र किया है। अच्छा, वो वीडियो हम दिखा सकते हैं इस वक्त? मेरे ख्याल से यही वाली वीडियो है। कौन सी वीडियो है? जो शर्ट्स वाली वीडियो की बात कर रहे हैं आप, इस वक्त देख सकते हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर। अच्छा जी, क्या स्टोरी है? अब ये वीडियो मेरी बनाई गई थी, रोड पे मैं खड़ा था तो वहां पर आए थे एक एंकर, उन्होंने बनाई थी, यासिर शामी, उन्होंने बनाई थी। तो ये मैं वहां शर्ट्स भेज रहा था, गुजरे थे वहां से। अब ये वीडियो के इस वीडियो के आखिर में मेरा नंबर था, फोन नंबर, ठीक है। उसके बाद मुझे पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों के कॉल्स आए, पूरी दुनिया से। जैसे कि 78 कंट्री के लोगों ने मुझे ये कहा कि आप आए, हम सब कुछ छोड़ दें पाकिस्तान में आपकी गवर्नमेंट कदर नहीं कर रही, आप पाकिस्तान को छोड़ के वहां आ जाएं। मैंने लोगों का इतना प्यार देखा पूरी दुनिया से, और उसके बाद पाकिस्तान से मुझे इतने फोन आए कि हम आप पे प्राउड करते हैं, फख्र करते हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान से मुझे प्यार मिल रहा है। ये जो इतना प्यार है ना, ये मुझे पाकिस्तान से जाने नहीं देता। इस प्यार के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, फोन करके कह रहे हैं हमें आप पे फख्र है। सबको मेरे बारे में पता चला है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया, तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। तो इस तरह से मैं 78 कंट्रीज में नहीं जा रहा, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का नाम मैंने पाकिस्तान में रोशन करना है। मैं हमारे कैमरामैन से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो कैमरा को थोड़ी सी जूम इन करें, और जो आपने इस वक्त मेडल्स पहने हुए हैं, ज़रा ये मेडल्स भी आप दिखाएं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में ख्वाहिश करते रहते हैं कि उनको कोई मेडल्स जो है वो मिल जाए। सो फरहान इज़ द लकीएस्ट स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत की, नॉट लकीएस्ट, मेरे ख्याल से ही इज़ अ हार्ड वर्किंग वन, जिन्होंने इतनी मेहनत की, अपने आप को मनवाया ना सिर्फ अपनी स्टडीज़ में बल्कि स्पोर्ट्स में भी, और ये मेडल्स जो हैं उसका वो बोलता सबूत हैं, आप देख सकते हैं। फरहान, क्या फायदा हुआ इन मेडल्स का? अभी मायूस तो नहीं होते आप? ये तो नहीं सोचते कि मैं मायूस सिर्फ गवर्नमेंट से देखें, लेकिन मायूस नहीं आपने होना। मैंने रिसेंटली अभी एक चीज देखी है, सुनी है और समझी है कि देखिए मायूस जिंदगी में हमें कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेडल्स हैं ये सिर्फ पहनने के लिए नहीं, ये आपके तमगात हैं, ये आपके मेडल्स हैं जो लाइफ ने आपको दिए, आपकी मेहनत ने आपको दिए हैं, तो आपने कभी भी लाइफ में मायूस नहीं होना। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? अब आप कर रहे हैं जनाब नौकरी की तलाश। जी मैम, कहाँ अप्लाई किया आपने? मैंने गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर में अप्लाई किया जब इंटर्नशिप्स आई थी, तो एक जगह अप्लाई किया, वहां पर उन्होंने कहा जी 100 लोगों को हम रखेंगे। मैंने सबसे पहले अप्लाई किया, अपने बारे में बता भी दिया, उनको टीसीएस कर दिया कि मेरे पास वर्ल्ड अचीवमेंट्स हैं। वो एक इदारा था गवर्नमेंट का, तो उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा गुजर गया, फिर उन्होंने मैंने कॉल किया, कहते हैं कि हमने तो लोग रख लिए। अब उन्होंने सारी जो भर्तियां करनी थी कर ली हैं, मुझे उन्होंने साइड पे इग्नोर कर दिया। उसके बाद एक और इदारा था गवर्नमेंट का था, वहां भी मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने सिर्फ 1 साल के एज डिफरेंस से मुझे कहा कि आप तो 1 साल का आपका एज का डिफरेंस है, हम नहीं कर सकते, हम तो 27 को ले रहे हैं, आप 28 हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई करते रहे? प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई करने की कोशिश की, वहां पर सीवीज वगैरह दी। पिछले 4 साल से मैं लाहौर में स्ट्रगल कर रहा था कि जॉब के लिए मैं कर रहा था कोशिश, लेकिन मुझे एक बात की हैरानगी हो रही है, पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी है, पाकिस्तान भर से मुझे कॉल्स आएंगे, इतना ज्यादा मुझे प्यार मिला है जिसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता पाकिस्तान की आवाम को। उसके बावजूद जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, कि अभी तक उनको वीडियो नजर नहीं आई। अभी तक उनको, मैं हैरान हूं कि ये सोशल मीडिया पर सब एक्टिव है सियासतदान, सबको वीडियो नजर आई है, किसी एक पॉलिटिशियन की तरफ से मुझसे राब्ता नहीं किया। अब क्या आप क्या चाहते हैं कि आपको एक अच्छी इज्जतदार नौकरी आपको सिर्फ मिले? मैं चाहता हूं कि मुझे सबसे पहले एक एप्रिसिएशन मिले। मुझे वजीर आला, मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो यूथ के लीडर हैं, वो मुझे बुलाएं, एक एप्रिसिएशन होनी चाहिए सबसे पहले तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की, उसने मुल्क के लिए काम किया, किसी को पता ही नहीं था यहाँ पाकिस्तान में इससे पहले वो, और एक प्राइज मनी हो। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई स्पोर्ट्स भी होती है, उसमें प्राइज मनी मिलता है ना हमेशा, कोई भी अचीवमेंट्स करता है मुल्क के लिए, तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर का फर्ज होता है कि उसे कोई प्राइज मनी देता है अपने पास बुला के, और साथ साथ मुझे जॉब दी जाए गवर्नमेंट की, क्योंकि ये मेरा हक है, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, मैं कोई उनसे भीख नहीं मांग रहा। मैंने स्टडी की है, मेरी आप सीजी पे देख सकते हैं अच्छी है, मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, सब अचीवमेंट्स हैं मेरे। तो कितनी देर से आप जॉबलेस हैं फरहान?
मैं पिछले 4 साल से जॉबलेस हूं। पिछले 4 साल से आप नौकरी की तलाश में हैं। स्टडी तो मैं कर रहा था साथ साथ, लेकिन मैं चाहता स्टडी के दौरान भी मुझे जॉब मिले। तो फिर जब आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आपने ये टी-शर्ट्स का रैक लगाया? यस मैम, ये वो टी-शर्ट्स हैं जिसमें। ये कब आपने कितने अर्सा पहले लगाया? ये मैम 2-4 दिन गुजरे हैं अभी इस बात को। अच्छा, ये आपने तब लगाया जब मैंने शुरू किया था। तो ये वो शर्ट्स हैं जिनमें मैं बड़े बड़े पॉलिटिशियनों से मिला हूं। गवर्नर पंजाब मुझे जानते हैं, सब पॉलिटिशियन मुझे जानते हैं। मुझे हैरानगी हो रही है कि अभी तक इनको पता नहीं चला। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मीडिया वाले हैं, आप इमरान खान साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वजीर आजम, आप लोग उनके पास जाते हैं, तो आप लोग मेरा मैसेज उनको पहुंचा दें। अच्छा, वो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे उम्मीद है कि जब मेरा मैसेज पहुंचेगा आपके जरिए तो सुनेंगे। हमारी बल्कि कोशिश भी है कि हम किसी ना किसी जो है वो सियासी शख्सियात से हम अगर राब्ता भी कर सकें और अगर कहीं तक आपकी आवाज पहुंच सके। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आपको देख भी रहे होंगे, अब आपकी आवाज पहुंच भी। अच्छा, ये बुक आपने अपने पास रखी हुई है, ये बुक आप किस लिए लाए हैं, इसमें क्या है? मैम इसके अंदर मैंने ये अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मैंने अपनी बनाई हुई है कि मेरी प्रोफाइल है ये। अच्छा, ये बुक भी मैं हर जगह जहां मैंने पॉलिटिशियन को दिखाएंगे हमारे, ये मैंने दिखाई है हर पॉलिटिशियन को, मैंने अपनी बुक दिखाई है, ये देखें। इसमें मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपकी सारी अचीवमेंट्स हैं, आपने जहां मैंने पार्टिसिपेट की है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की अचीवमेंट्स हैं इसके अंदर। और इसके अलावा मुझे जो शील्ड्स मिली हैं वो हैं इसके अंदर, जो मुझे शील्ड्स मिलती नहीं है। इसके साथ साथ जो मेरी पॉलिटिशियनों से मुलाकातें नहीं है, खासतौर पे गवर्नर पंजाब के साथ देख सकते हैं। अच्छा, और ये कब की मुलाकात है आपकी उनके साथ? ये पिछले 3 साल 4 साल के दौरान लेटेस्ट भी हैं कुछ। इसमें ये हैं रायत उमर खान भट्टी स्पोर्ट्स के मिनिस्टर, इनसे बिल्कुल लेटेस्ट रही है। प्राइम मिनिस्टर से तब मुलाकात हुई थी जब इलेक्शन में 2018 में 2 महीने रहते थे, तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उस वक्त ये मुलाकात हुई थी, बहुत अप्रिशिएट किया था। 2012 की है ये? 2018 की ये मुलाकात है। तो इस तरह की मैंने अपनी प्रोफाइल एक बनाई हुई है कि भाई जहां भी मैं जाता हूँ एक सीवी के साथ ये प्रोफाइल भी अपनी दिखाता हूँ। तमाम पॉलिटिशियनों को मैंने अपनी प्रोफाइल भी दिखाई हुई है कि सर मेरी अचीवमेंट्स हैं, इस तरह की चीजें हैं। अच्छा फरहान, हमें बताओ आपके घर का ब्रेड एंड बटर क्या है, कितने कमाने वाले लोग हैं, आप किस फैमिली से कैसे बिलोंग करते हो? मैं मेरी वालदा है मेरे घर में, मेरे फादर फोत हो गए थे जब मैं सिर्फ 2 माह का था। उसके बाद ही मैंने छोटी सी उम्र में मजदूरियां शुरू कर दी। आपके नहीं है? वालदा है मेरी। वालदा है आपकी, वालिद नहीं है? जी वालिद नहीं है। अच्छा। और छोटी उम्र में मजदूरियां शुरू कर दी थी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। वालदा हाउस वाइफ है। उसके बाद फिर मैंने स्टडी करता रहा, एजुकेशन करता रहा और ये अपनी ट्रेनिंग करता रहा साथ साथ। कम उम्र से मजदूरियां शुरू कर दी। मेरे भाई ने भी, मैंने भी। वो 3 साल का था, मैं 2 माह का था जब फादर की डेथ हुई। उसके बाद फिर अब बड़ा भाई है सर, उसकी एक जॉब है, उससे घर का रेंट जाता है, उसकी एक मुनासिब तनख्वाह है, तो वो घर का गुजारा उसमें मुश्किल से चलता है। मेरी डाइट है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उस वीडियो में बताया, मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि मैं 10 किलोमीटर रोज पैदल चलता हूँ 10 रुपए बचाने के लिए, क्योंकि मेरी पॉकेट मनी भाई की तरफ से इतनी कम है कि 10 रुपए भी मुझे बचाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो ये इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मैं कभी मायूस नहीं होता, मैं हमेशा मुतमिन रहता हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह पाक पे भरोसा है और पाकिस्तान के लोगों पे भरोसा है कि मेरे साथ हैं और वो मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मेरे लिए उनका प्यार बहुत बढ़कर है। फरहान, मुझे अपना सेगमेंट भी क्लोज करना है, आपको अल्लाह हाफिज भी कहना है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस लूंगी। शायद ये प्रॉमिस आपसे कोई और लेना नहीं, अगर आप दिल से कर सकते हैं मेरे से ये प्रॉमिस तो आप मेरे से कीजिएगा, और अगर आप नहीं पूरा कर सकते तो आप मेरे से बिल्कुल माजरत कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उस पर माइंड नहीं करूंगी। यू हैव टू कीप ट्राइंग इन लाइफ। अगर आप 4 साल से जॉबलेस हैं, इट्स ओके, आप मेहनत कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप ने ये अगर रैक लगाया और आपने किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा और आपने मेहनत की, उसके अंदर इन्वेस्ट किया अपना टाइम, अपनी एनर्जी और सब कुछ। लेकिन आप ट्राई करते रहेंगे, जॉब्स के लिए आप अप्लाई करते रहेंगे और जिंदगी में किसी भी लम्हे आप मायूस नहीं होंगे। और हम दुआ करते हैं कि आपकी जो आवाज़ है, आपने जो काम किया है, आपकी जो मेहनत है वो रंग ले आए, किसी तक आपकी आवाज़ पहुंचे, कोई आपके टैलेंट को पहचाने और आप एक अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फरहान, गुड लक टू यू जनाब। इसके साथ ही हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ होंगे नियो पाकिस्तान में, और उनसे आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या होगा मैं ब्रेक के बाद आके अनाउंस करूंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं बहुत खुशामदीद, और इस वक्त हम एक ऐसे मसले को डिस्कस करना जा रहे हैं जो कि हमारी माशरे में, हमारी सोसाइटी में बड़ा कॉमन है, बड़ा आम है, एंड पीपल डोंट नो हाउ टू डील विद इट। अच्छा, एंजाइटी और स्ट्रेस वैसे ही हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हर घर में, अब तो मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी स्ट्रेस, एंजाइटी और शायद डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जितना उन पर बर्डन है या प्रेशराइज किया जाता है। ऐसे में हम उन कपल्स की बात करेंगे जो कि इनफर्टाइल कपल हैं, यानी कि बे औलाद कपल है। हमारे यहाँ शादी होती है और उसके बाद ही, चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम
ज़्यादातर हमारे यहाँ है, तो फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस या सवाल जवाब का सिलसिला फौरी तौर पर शुरू हो जाता है कि भाई अच्छी खबर कब आएगी, गुड न्यूज़ कब आएगी, अगर नहीं आ रही है तो क्या वजह है, और अगर ज़्यादा वक्त गुजर गया है तो बेटे को भी प्रेशराइज किया जाता है कि भाई तुम दूसरी शादी कर लो। और बड़े दुख की बात, सबसे ज़्यादा दुख की बात तो यहाँ पर यह है कि जिनके यहाँ औलाद है भी और ख़ासकर बेटियाँ हैं, वहाँ पर बेटों की खातिर अपने बेटों को मजबूर किया जाता है कि बेटा पैदा हो इसलिए दूसरी शादी भी कर लो। ऐसे में औरत जो है वो किस डिप्रेशन से गुजरती है, या वो जो कपल है वो किस डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजरता है, और कैसे डील करना है इस पूरी सिचुएशन को, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जनाब, हम तमाम लोग जानते हैं, हम सबके आर वेरी फेवरेट डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, कैसे हैं आप, एंड गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इनफर्टाइल कपल, जैसा कि मैंने बताया अभी कि दे डोंट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन, और हमारे यहाँ चूंकि जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, इंटरफेरेंस एक तो बहुत ज़्यादा है, प्रेशराइज बहुत किया जाता है, क्वेश्चनिंग बहुत की जाती है, तो ऐसे में कपल नहीं जानता, ख़वातीन अक्सर नहीं जानती कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, कैसे देखना है, और वो लीड कर जाती हैं डिप्रेशन की तरफ। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो समझने की ये है कि औलाद का पैदा होना एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, और अगर किसी को औलाद पैदा नहीं हो रही तो ये एक मेडिकल इशू है। ये सोशल इशू बाद में बनता है, मेडिकल इशू पहले है। जैसे फर्ज करें किसी को अपेंडिक्स का दर्द हो जाए तो उसमें किसी किस्म की कोई शर्म की बात नहीं है, या किसी के चेहरे पर फोड़ा निकला है तो उसके इलाज कराने के लिए किसी किस्म की कोई शर्म की बात नहीं है। इसी तरीके से किसी हार्मोनल चेंज की वजह से या किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से औलाद नहीं हो रही है, उसमें ताखीर हो रही है, तो ये एक बीमारी का मसला है, एक इलाज का मसला है। इसको सोशल मसला बना लेना, इसका ताल्लुक हमारे समाजी रवैयों से है। पहली बात तो ये समझना जरूरी है। दूसरी बात समझनी ये जरूरी है कि इसके अंदर मियां बीवी दोनों पार्टनर हैं। जरूरी नहीं है, वो ये बात दुरुस्त है कि खवातीन के गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं औलाद के ना होने में, मगर मेल के अंदर प्रॉब्लम भी उसी तरीके से अहम है जिस तरीके से कि फीमेल के अंदर अहम है। तो बहुत दफा, जैसे आपने अभी शुरू में अपने तारुफ में कहा कि अगर औलाद ना हो तो लड़कियों को ताने देने शुरू कर दिए जाते हैं कि भाई तुम्हें औलाद क्यों नहीं हो रही, अच्छी खबर क्यों नहीं आ रही। और मेरे तजुर्बे में ये आया है कि बहुत दफा लोग ये भूल जाते हैं कि हो सकता है कि मेडिकल प्रॉब्लम उस लड़की में ना हो बल्कि उसके खामद में हो, और जिसको बहुत देर तक इग्नोर किया जाता है, और जब इन्वेस्टिगेट किया जाए तो पता लगता है कि ये प्रॉब्लम तो मेल में था। लिहाजा इस सारे में तरबियत की जरूरत है पूरे मुआशरे में, और तरबियत की जरूरत है उस लड़की और लड़के को भी कि भाई अगर औलाद नहीं हो रही तो इसके अंदर आपका कोई कसूर नहीं है, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, और इस मेडिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम शहरों के अंदर मौजूद हैं स्पेशलिस्ट जो कि इनफर्टिलिटी, लिहाजा जिन कपल्स को औलाद नहीं होती, देखें, अगर जरा गौर से सुनिएगा ये बात, अगर किसी को कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं है और कोई एपरेंट बीमारी नहीं है तो 2 साल तक तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। 2 साल तो एक नॉर्मल टाइम है जो कि किसी भी वजह से डिले हो सकता है। लेकिन अगर कोई एपरेंट बीमारी हो, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो फिर 2 साल पहले भी हमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें खातून को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और मेल को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और उसके बाद फिर बहुत सारे रास्ते अवेलेबल हैं। इनको हम बाज़ औक़ात सिर्फ दवाइयां खाने से ही मेल या फीमेल में जो प्रॉब्लम होगा वो एड्रेस हो जाएगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें असिस्टेड प्रेगनेंसी की जरूरत होती है, जिसको हम इक्सी भी कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल के जो एग एंड स्पर्म्स हैं उनको लेबोरेटरी में, वो उसी माँ और बाप के होते हैं, उनको लेबोरेटरी में आपस में जोड़कर और यूट्रस में रख दिया जाता है, जिसको हम असिस्टेड प्रेगनेंसी कहते हैं, कुछ लोग उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, और ये इलाज भी मौजूद है।
तो इसलिए ये काबिल इलाज मसला है, इसमें ज्यादा पैनिक होने की बजाय, परेशान होने की बजाय इसका इलाज करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि ये हमारे यहाँ जो मेडिकल इशू है वो मेडिकल इशू कम और सोशल इशू ज्यादा बना हुआ है। अच्छा, एक बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ जब भी बेऔलादी की बात होती है तो आपने जैसे कि अपनी गुफ्तगू में मैं बताया कि उसकी वजह जो है वो मर्द भी हो सकता है, लेकिन हमेशा से खवातीन को और औरतों को ही इस पर तनकीद किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है या ब्लेम किया जाता है। मर्द को अभी तक हमारी सोसाइटी में ब्लेम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से औरत अंदर ही अंदर मरती रहती है, कुटती रहती है और ख़त्म होती जाती है। इस हवाले से आपने सर क्या ऑब्जर्व किया है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं ये बात, लेकिन वो जो बच्चियां हैं ना हमारी, उनकी भी हमें तरबियत करनी चाहिए कि वो छोटी छोटी बात को दिल पे असर न ले। जैसे अब कहे कि जी मेरी सास ने मुझे कहा तुम्हारे औलाद क्यों नहीं हो रही, तो दिस इज सास प्रॉब्लम, ये सास का प्रॉब्लम है ना, उसको बात समझ में नहीं आ रही। तो बुनियादी तौर पर हमने अपनी बच्चियों को भी इतना मुदाफिती निजाम, उनकी इमोशनैलिटी का डेवलप नहीं किया होता उनकी तरबियत करने के लिए। अगर कोई ताना दे रहा है तो ताना देने वाले की जबान को कंट्रोल करना या ताना देने वाले की मेंटल कंडीशन को हैंडल करना, ये तो मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है, मगर उसके रिएक्शन को तो इख्तियार करना मेरे इख्तियार में है ना। मुझसे बाहर क्या हो रहा है ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है, मगर मेरे अपने दिमाग में क्या हो रहा है ये तो मेरे इख्तियार में होना चाहिए। तो लिहाजा वो बच्चियां, यंग लेडीज जो सुन रही हैं और वो पेरेंट्स, उनको भी मैं ये वर्ज करना चाहता हूं कि हमें अपनी बच्चियों की तरबियत भी इस तरीके से करनी चाहिए कि वो इस बात को स्ट्रांगली हैंडल कर सके। फर्ज करें लोग ताने दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि खवातीन हमारे यहाँ की स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो जो परसेंटेज है जो इन खवातीन की है, जो माँ बाप अपनी बच्चों की ऐसी तरबियत करें, सर मुझे बड़ा दुख है कि वो परसेंटेज कम है और ज्यादा परसेंटेज उन वालिदैन की है जो शादी के वक्त या रुखसती के वक्त या जब उस बच्ची को ये सारे मामला फेस करने पड़ते हैं तो बच्ची को बार बार जो एक जुमला कहा जाता है और वो ये कहा जाता है कि बेटा हमारे मुआशरे में औरत ही बर्दाश्त करती है तो तुम भी बर्दाश्त करो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, औरतों को एम्पावर करना चाहिए। इसलिए मैं इस बात के बहुत हक में हूं कि हमें अपनी बच्चियों को एजुकेट करना चाहिए और उन्हें इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुआशरे में और हमारे समाजी और हमारे मजहबी सारे बैकग्राउंड में घर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मर्द की है और घर की मेन आमदनी मर्द की ही होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बच्चियां जो हैं वो एम्पावर होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसे हालात आ जाए तो वो डिपेंडेंट ना हो। जो बात आप कर रही थी ना, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात वाकई आपकी बात को सेकंड करता हूं कि हमारे यहाँ पेरेंटिंग का कोई बाकायदा इंतजाम मौजूद नहीं है। मैं पिछले कई सालों से अपने इनफरादी तौर पर ये कोशिश कर रहा हूं कि हम कुछ ऐसे कोर्सेज डेवलप करें और इंशाल्लाह जल्दी हम करेंगे भी, और ये कोर्सेज फ्री ऑफ द कॉस्ट होंगे कि जिसमें हम जिस तरीके से आप लहंगा यानी एक उसको डिजाइनर से लहंगा बुक करवाते हैं और एक शादी हॉल वालों से शादी हॉल बुक करवाते हैं लिए या ब्यूटी पार्लर वाले को बुकिंग कराते हैं दुल्हन को तैयार करने के लिए, वहां कोई 20-30 घंटे का पेरेंटिंग का कोई कोर्स भी उनको करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल आपने ठीक कहा। ब्रेक की जाने हमें जाना पड़ा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ समाजी रवैयों के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू ही हैं। छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं। स्टे विद अस। से पहले और अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करें जो इनफर्टाइल कपल हैं उनमें जो डिप्रेशन पाया जाता है या अक्सर जो सोसाइटी की जो इंटरफेरेंस होती है, ये जो क्वेश्चनिंग होती है, तब जो है इस कपल को कैसे डील करना चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बड़ा कॉमन है कि अक्सर जो घर वाले हैं, बहनें या माएँ, वो बेटे को या भाई को प्रेशराइज करती हैं फॉर सेकेंड मैरिज, तो उसमें वहाँ पर मर्द का क्या स्टांस होना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में? मर्द को बड़े क्लियरली ये बात समझना चाहिए कि उसने शादी सिर्फ इसलिए नहीं की है
कि उसको, सॉरी मैं जरा ये थोड़ा सा लूज वर्ड यूज कर रहा हूं, कि उसको बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन चाहिए थी। उसको, उसने शादी सिर्फ इसलिए नहीं की है, उसने शादी एक जिंदा इंसान के साथ की है, एक कंपेनियनशिप के लिए, एक जिंदगी की गाड़ी को आगे चलाने के लिए। और अगर फर्ज करें किसी मेडिकल रीजन की वजह से अगर औलाद नहीं हो रही है, तो पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि उसका इलाज करवाया जाए। और वो बहुत सारे मर्ज जो हैं वो काबिले इलाज होते हैं, और दवाइयों के साथ, बाज़-औक़ात कुछ सर्जरी के साथ, बाज़-औक़ात कुछ हार्मोनल चेंजेस यानी दवाइयों के साथ, और बाज़-औक़ात ये जो असिस्टेड प्रेगनेंसी है उसके साथ ये अल्लाह ताला औलाद दे देता है। एक अहम बात जो बहुत जरूरी है कि जो औलाद हमें हमारे जिस्म में से अल्लाह पाक देता है वो भी खुदा की मेहरबानी की वजह से होता है। और अगर फर्ज करें किसी वजह से आपका मेडिकल सिस्टम इसकी इजाजत नहीं देता, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम अडॉप्ट कर लें वो बच्चे जो अल्लाह पाक की तरफ से ही पैदा किए हुए किसी और के पेट से निकले हैं, वो भी उसी तरीके से खुदा की मखलूक हैं। लिहाजा हमें इन कपल्स को इससे पहले कि वो शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए करें, उससे पहले अडॉप्ट करने वाली ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। मेरे अपने तजर्बे में बेशुमार ऐसे कपल हैं कि जिन्होंने अपनी कोशिश की, उनकी औलाद नहीं हो सकी, तो उन्होंने किसी यतीम खाने से, किसी और जरिए से बिल्कुल एक नौजायदा बच्चे को अपना बच्चा बना लिया। उसमें से एक हमारे दोस्त हैं जो कहीं से एक बच्चा लेके आए थे, वो बच्चा, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हैं और उनका वो अकेली औलाद है। और उसको जब वो उसकी शादी हुई, उसको पता लगा कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं हैं, तो उसने कहा कि फिर भी ये मेरे असली माँ बाप हैं, और वो बहुत ही खुशखुरम जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो उनकी जान का टुकड़ा है, और उसकी जो पोतियां हैं उनकी जान का टुकड़ा है। लिहाजा हमें अपने मुआशरे के अंदर इस बात को लोगों की तरबियत का हिस्सा बनाना चाहिए कि शादी की, दूसरी शादी करने की शरई और समाजी कोई और रीजन हो तो वो और बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ औलाद के लिए शादी करना चाहते हैं तो इस इंतहाई कदम को उठाने से पहले आपके पास अडॉप्ट करने की एक ऑप्शन मौजूद है। हाँ, अलबत्ता सर जहाँ पर बच्चे भी अडॉप्ट किए जाते हैं, आपको लगता है कि वहां पर भी एक फैमिली काउंसलिंग सेशन होना चाहिए या तरबियत होनी चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए खुलकर कि आया बच्चे को किसी एज में जाकर ये बात बतानी है या नहीं बतानी? क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से नहीं, अक्सर जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है तो आसपास के जो लोग हैं उनमें एक्सेप्टेंस कम होने की वजह से बताया जाता है, जिसकी वजह से फैमिली वंस अगेन सफर करती है। ये देखो बेटा, जो सफर करने का ताल्लुक है ना, सफर करने का ताल्लुक हमारी अपनी तरबियत के साथ है। कोई शख्स किसी शख्स को सफरिंग्स नहीं दे सकता जब तक कि हम उसकी इजाजत ना उसको दें। जैसे हमने अपनी बात शुरू की थी, पूरे मुआशरे में हर काम की तरबियत का फुकदान है। पेरेंटिंग कैसे करनी है इसका फुकदान है, हमें इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे होना है इस तरबियत का फुकदान है, हमें गुस्से को कैसे काबू करना है इसको सीखना इसका फुकदान है। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, जब 2-3 साल का होता है, तो माँ को ये फिक्र हो जाती है कि इसको सारी एबीसी आ जाए, इसको तमाम बॉडी के ऑर्गन का अंग्रेजी में नाम आ जाए। उसको ये फिक्र नहीं होती कि इसकी किरदार की तश्कील कैसे करनी है, इसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे बनाना है। जब हम उसको स्कूल में दाखिल करते हैं तो स्कूल का, माँ बाप का और पूरे मुआशरे का सबसे बड़ा फिक्र ये होता है कि किसी तरीके से इसको एफएससी में या ए लेवल्स में से 1200 में से 1250 नंबर आ जाए ताकि ये मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाए। लिहाजा जितनी भी बातें हम करते जाएं समाजी रवैयों के बारे में, उसकी तान इस बात पर टूटेगी कि हमने तरबियत का कोई मरबूत निजाम नहीं बनाया हुआ। अगर हमारे मुआशरे में तरबियत का मरबूत निजाम बना हो, अगर किसी की औलाद नहीं होगी, मुआशरा उनके साथ मोहब्बत करेगा, हमदर्दी करेगा, उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। अगर उनकी औलाद फिर भी नहीं होती तो वो अडॉप्ट करेंगे, तो उसको मुबारकबाद देंगे, कहेंगे तुम कितने जबरदस्त हो कि तुम एक बच्चे को पाल रहे हो। और उस बच्चे को भी बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि मैं किसी तरह का डिप्राइव्ड बच्चा हूं। तो इसलिए तमाम जगहों पर हमें अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, हकीकत को फेस करने की एक ताकत डेवलप करने की जरूरत है,
और समाजी रवैयों को बदलने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ऑन पॉइंट गुफ्तगू की है। आई होप सो कि लोग इस बात को अंडरस्टैंड भी कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली लोग ना तो मेडिकल हेल्प ज़्यादा सीख करने की कोशिश करते हैं और ना ही जो है वो एडॉप्शन की तरफ जाते हैं, जो कि बड़े दुख की बात है। और ये दो बेसिक हल आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में बताए हैं उन तमाम कपल्स के लिए। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएगा कि एक तो बेऔलाद कपल की हमने बात की, एक और जो बड़ा दुख है हमारे माशरे का वो ये है कि जब बेटियां होती हैं और खासकर 2 से 3 बेटियों की पैदाइश होती है, तब भी मर्द को प्रेशराइज किया जाता है, बल्कि मर्द खुद शायद ये चाह रहा होता है कि अब वो बेटे के लिए दूसरी शादी करे। इस हवाले से भी मैं चाहूंगी कि आप सर थोड़ी सी अगर गुफ्तगू करें, ऐसे में जो है वो खातून को क्या करना चाहिए? मैं तो सर्जन हूं, लेकिन चूंकि मैं ये मीडिया पे बात करता हूं तो मेरे पास बाज़ लोग इस तरह का करते हैं, जी हमारी 4 बेटियां हैं और देखिए पता नहीं हमारा कोई नाम लेवा ना हो। तो मैं उनको सिर्फ एक बात बताता हूं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां ही थी जी। और जब कुफार ने उनको ये कहा और एक बहुत अजीब सा नाम दिया जिसका कुरान में जिक्र है, जिसे कहते यानी जो सूरह कौसर में है कि यानी पर कटा मच्छर, यानी वो जिसकी कोई लेगेसी ना हो, तो अल्लाह पाक ने सख्ती से ये कहा कि बेशक तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हें कह रहे हैं वही नामुराद होंगे। अब मुझे आप ये बताइए, हम सारे के सारे जो इस्लाम का नाम लेते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, क्या हमारे लिए इतना बड़ा सबक नहीं है कि अल्लाह पाक की जो सबसे महबूब हस्ती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको तो अल्लाह ताला ने बेटे नहीं दिए, उनको तो बेटियां दी। अगर बेटे देने से आदमी मुअज़्ज़ज़ बनता है और बेटे देने से किसी का नाम आगे चलता है और बेटे देने से ही खानदान आगे चलता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह तो कोई नाम लेने वाला ना होता। दुनिया में कौन सा गोशा ऐसा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम? तो मैं तो उनकी कपल की काउंसलिंग इस तरह से करता हूं कि खुदा के लिए अपने दिमाग से ये बात निकालिए, अल्लाह पाक के नजदीक और माशरे के अंदर भी इस बात पे कोई फर्क नहीं है कि आपका बेटा है कि नहीं आपकी बेटी। इस बात की क्या गारंटी है कि आपका बेटा आपको फाइनेंशियली, सोशली या किसी तरीके से सुख देगा और आपकी बेटियां आपको सुख नहीं देगी? तो इस बात की भी शदीद तरबियत की जरूरत है। मेरे जाती ख्याल के अंदर माशरे ने जो बेटा और बेटी के रोल, मर्द और औरत के रोल और हमारे रिलीजियस पैराडाइम के अंदर रोल बनाए हैं, हमें उनको समझना चाहिए। मगर उस साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि कोई शख्स जिसकी बेटियां हैं और बेटा नहीं है, तो किसी तौर पर महरूम या कमतर नहीं है उस शख्स से जिसके सिर्फ बेटे हैं। तो इसको समझना चाहिए इस बात को। बेटियां ज्यादा सुख देती हैं, मेरा जाती तजुर्बा भी यही है कि बेटियां जो हैं वो ज्यादा आपके लिए सुख का बायस होती हैं पूरी जिंदगी में। और डॉक्टर साहब, लास्ट प्रोग्राम को सेगमेंट को यहाँ पे मैं वाइंड अप कर रही हूँ। सोशल बिहेवियर के हवाले से अगर एक शॉर्ट क्विकली अगर आप एक मैसेज, एक अवेयरनेस के लिए अगर आप एक पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को क्विकली। मैं ये उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर इस पूरी इंसानियत की बका और इसका कंटिन्यू होना, इसका दारोमदार हमारी आने वाली नस्लों पर है। फर्ज करें अगले 20 साल कोई बच्चा पैदा ना हो तो कुछ अरसे बाद इंसानियत इस सफाए हस्ती से खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह ने किसी को औलाद दी है तो उसकी जिंदगी का प्राइम इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी उस बच्चे की तरबियत है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमें ये लगता है कि अगर मैंने अपने बच्चे के लिए फाइनेंशियल थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, इस टॉपिक पे आपने गुफ्तगू की। और अगर कोई कपल या कोई खातून डिप्रेशन का शिकार हो रही है या एंजाइटी का हो रही है तो आई मस्ट से यहाँ वेलकम बैक जनाब, गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। आपको कहते हैं खुशामदीद एक मरतबा फिर से जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। और एक बड़ी बहादुर, बाहिम्मत और स्टंट गर्ल से जनाब आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में, एक सेगमेंट में। क्योंकि यूजुअली आपने सोशल मीडिया वीडियोस पर या यूजुअली वीकेंड्स पर आपने जब भी सड़कों पर अगर किसी को स्टंट करते हुए देखा है तो वो यूजुअली लड़के होते हैं, मनचले, जिनको हम अक्सर जो है वो कहते हैं कि मनचले भाई लाहौर की सड़कों पर, कराची की सड़कों पर भी करतब दिखाते हुए आपको हैवी बाइक्स के साथ दिखाई देते हैं। तो कभी किसी खातून को आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसी खातून से आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ इन नियो पाकिस्तान, जो कि मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं और उसके साथ साथ हैवी बाइक स्टंट्स भी करती हैं। और अब बाइक पर ही ये पाकिस्तान टूर पर जाने की तैयारियां भी कर रही हैं। हमारे साथ हैं जनाब इन कॉन्वर्सेशन हुमैरा सिद्दीक, वेलकम टू द शो। और इससे पहले कि हुमैरा से गुफ्तगू करें, आपको एक वीडियो दिखाते हैं।
जी, ये कोई और नहीं है, हुमैरा इस वक्त आप देख सकते हैं इस वीडियो में लाहौर की सड़कों पर। और वाह 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 भाई, ये स्टंट जिसकी हमने बात की, बहुत खूब, बहुत कमाल एंड टू डेंजरस। प्लीज जो एक्सपर्ट नहीं है, ऐसे स्टंट्स के माहिर नहीं है, वो हरगिज मत करे। जो माहिर है वो भी ये स्टंट मत करे। और हुमैरा आप ये क्या कर रही हैं? बस तो नहीं करें। इट्स टू डेंजरस। हाँ, ये कब की वीडियो है? ये कुछ 3 डेज पहले की। 3 दिन पहले की वीडियो। इस तरह की और कितने स्टंट्स करती हो? काफी ज्यादा बस कर रही हूँ। अच्छा, तो पहली बार बाइक कब चलाई थी? घर से छुपकर अब्बा की या भाई की या किसी पड़ोसी की, या घर में गेस्ट आए थे, मेहमान आए तो उनकी बाइक लेके गायब हो गई? अकेली गायब हो गई? नहीं, भाई साथ थे। तो शौक था वैसे, मतलब? हाँ, भाई सीख रहे थे ना, तो उनके साथ फिर मैं भी चला लेती थी। वो भाई कहते थे तुम गेस्ट आया, तुम की लेके आओ, तो मैं तुम्हें भी साथ बिठाऊंगा। मैं की लेके आती थी, तो दोनों बैठ के चलाते थे, तो ऐसे मैंने सीख लिया। उसके बाद शौक मतलब सीखी मैंने खुद ही थी, तो वो साथ बैठ जाते थे। एक दफा बैठे हैं, उसके बाद फिर मैंने खुद से स्टार्ट कर दी। पहली बार भी स्टंट करने की कोशिश की थी? नहीं, पहली बार स्टंट नहीं किया था। तो ये स्टंट करना किसने भी सिखा दिया? ये भी मैंने, भाई ने सिखाया? नहीं, उसने तो शायद वीडियो ही ना देखी। नहीं देखियो, अगर भाई ये वीडियो देखेगा तो क्या होगा वो बताओ। फैमिली में किसी ने भी वीडियो देखी नहीं है। अम्मा देखेंगी, अभी अम्मा को मैं हुमैरा की फॉरवर्ड करती हूँ वीडियो, तो उनका पहला रिएक्शन क्या आएगा पहले मुझे वो बताओ कि मत करो बेटा, खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। उन्होंने अभी बाइक चलाते देखा है, उन्होंने स्टंट की वीडियो अभी तक देखी नहीं है। अच्छा, ना मैंने बताया पाया क्यों है भाई अभी तक? अब तो देख लिया सब लोगों ने, अब तो घर वालों ने भी देख लिया होगा, अब तो कोई ना कोई फॉरवर्ड भी कर देगा। खतरनाक चीज है, कुछ भी हो सकता है। खतरनाक चीज है, क्योंकि आपने स्टंट किया, लेकिन उसके साथ हमें ये भी मैसेज देना है कि ये खतरनाक है, कोई ना करे जब तक प्रैक्टिस नहीं है। तो हाँ, मैं कह रही हूँ तब भी ना करें, क्योंकि खतरनाक चीज है ना, तो अल्लाह ना करे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको नहीं खतरा महसूस हुआ करते हुए? जब आपको डर नहीं लगा? कुछ करने का जुनून होता है ना कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ अलग करना है, तो वो मेरे में था, तो मैंने कर दिया। तो ये जुनून, ये खतरे मोलना जो है वो जुनून बन गया? हाँ, मेरा बचपन से था कि काम खतरे वाला करूँ। खतरे वाले काम मुझे अच्छे लगते हैं। तो उसमें से नुकसान का कभी डर नहीं हुआ? जो अल्लाह की तरफ से नुकसान होना, कभी कोई इंसिडेंट हुआ वैसे? कभी यूजुअली कोई हैवी बाइक भी चलाती हो, दूसरी बाइक्स भी चलाती हो, और 8th क्लास में थी तब पहली बार बाइक लेकर निकली, तो क्या क्या किस्से कहानियां हुई? पहले तो लोग भी देखते होंगे बड़ा ज़रा, वो जब 8th क्लास में होगी तब तो वैसे भी लोगों को ज़रा थोड़ा सा रोड्स पर, अब तो काफ़ी कॉमन हो गया लड़कियां बाइक्स के साथ जाती हैं, लेकिन तब तो इतना ज़रा स्टीरियोटाइप्स ही था थोड़ा सा। तो क्या रिएक्शन? तब तो मुझे भी नहीं पता था ना कि लड़की के लिए ये बाइक नहीं है। हाँ। ये सिर्फ लड़कों के लिए। तब छोटी थी तो माइंड में इन चीज़ों का नहीं था, तो मैं चलाती थी, मुझे नहीं पता था, घर वाले मना करते थे ना चलाया करो, तो फिर मैं बीच में स्टॉप कर दिया था। जिस एरिया से मैं हूँ वहाँ पे लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे। तो फिर जब मैं लाहौर में आई तो वहाँ पे मैंने अपने स्टडी करने के लिए शिफ्ट हुई थी, तो मैंने साथ ही अपनी बाइक स्टार्ट की, साथ ही मार्शल आर्ट भी किए। अच्छा। मार्शल आर्ट कंप्लीट करती गई, फिर मैंने साथ हैवी बाइक पे स्टंट वगैरह नहीं किए। स्टंट तो मैंने ये कोई 3 वीक्स पहले मैंने स्टार्ट किए हैं। अच्छा। तो उससे पहले मैं हैवी बाइक स्टार्ट की हुई थी, चला रही थी, मतलब लाहौर में भी, लाहौर से बाहर भी, आउट ऑफ सिटी भी, अब पाकिस्तान में भी जाऊंगी, बाइक पे जाऊंगी, हैवी बाइक। अच्छा, जो प्लान तुम्हारा है पाकिस्तान टूर पे जाने का, तो ये जो पाकिस्तान टूर पे जाने का प्लान है, क्या ये हैवी बाइक पर पाकिस्तान टूर प्लान करना है या नॉर्मल बाइक पे जाओगी, और किसके साथ प्लान कर रही हो, कैसे प्लान कर रही हो? इसी बाइक पे जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी बाइक पे जाऊंगी। अच्छा, और इसका वेट मेंटेन करना इजी होगा? अगर वेट मेरे लिए तो इजी है, क्योंकि मैं चला रही हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं होती अभी इस चीज़ की। तो कहाँ कहाँ जाने का आगे प्लान है? और अभी स्टार्टिंग पे मैं नारान तक जाऊंगी, नारान पहुँच के फिर आगे देखती हूँ, मैं स्कर्दू भी अभी सोच रही हूँ कि चली जाऊँ। तो ये सोलो राइड होने वाली है या कुछ? ये सोलो ही करूंगी। कोई ज्वाइन भी करेगा इस वेंचर में? कोई ज्वाइन नहीं करेगा? नहीं, सोलो करूंगी। अच्छा, पहले कुछ इस बारे में कुछ स्टडी, कुछ प्रेप कर रही हो कि कैसे, कौन-कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं? एक लड़की के लिए तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है रोड पे जब लड़की ने निकलना है तो मसले हो सकते हैं, इसलिए अभी इस बारे में स्टार्ट कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि कैसे करना, क्या क्या वो भी चल रहा है, तो अभी मैं कोई 3 वीक्स तक शायद या 1 वीक तक चली जाऊँ। अच्छा जी, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी हैं आप, उस बारे में बताओ हमें थोड़ा सा। हुमैरा, मार्शल आर्ट का जो है, मैंने आपको बताया कि मैं 8th क्लास में थी, तब से मैंने एक टीचर को देखा था करते हुए ना, ये बच्चों को ये इस तरह की लेग्स वगैरह, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक अजीब सी चीज़ लगी मुझे, तो मैंने कहा चले मैंने कहा कि अजीब था, क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनसे मिली, मैं जाके मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये क्या है? उन्होंने बताया कि इसे ये मार्शल आर्ट है, कराटे हैं। तो मैंने कहा सर ये मैं भी सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने उनसे क्लासेस लेना स्टार्ट की, तो मुझे मज़ा नहीं आया। मार्शल आर्ट्स की आपने क्लासेस लिए, ट्रेनिंग लिए, बल्कि हम यहाँ पे सारे लोगों को बता दें कि शी इज़ ब्लैक बेल्ट माशाल्लाह। तो 7 बेल्ट्स होती हैं?
जी 7। और जो लास्ट बेल्ट होती है वो ब्लैक, वो ब्लैक होती है, तो ब्लैक बेल्ट तक आप गई हैं जी। तो वो जर्नी कैसी रही? वो भी सबसे अच्छी तो वही थी। कभी किसी को मुकाल चुका लगा, कभी किसी के साथ? काफ़ी ज़्यादा को लगा, क्योंकि जिस एरिया से मैं हूँ, उकाड़ा बता देती हूँ, हाँ। उकाड़ा से हूँ, तो वहाँ के लोग तो है ही कुछ ऐसे, तो मैंने हाँ। काफ़ी लोगों को जरा पीटा हुआ देखते है हैं कि अच्छा लड़की मार्शल आर्ट्स कर रही है, अरे बाइक चला रही है, अरे हैवी बाइक, अरे स्टंट्स, तो ऐसे रिएक्शंस आते होंगे वहाँ काफ़ी पर? ज़्यादा। अभी तो ज़्यादा ही आ रहे हैं जब से स्टंट स्टार्ट किए हैं। तो फिर मैं हिम्मत हारने वाली लड़की हूँ नहीं, अगर हिम्मत हारती तो मैं तो कोई शिकायत लेकर, उकाड़ा इज अ स्मॉल टाउन, नहीं, वहाँ पे नहीं, स्टंट वहाँ पे नहीं किए। वो कहाँ पे किए, शहर से बाहर जाकर? ये मैंने इधर लाहौर में किए। लाहौर में किए हैं। लेकिन अच्छा। ये मैं बता रही हूँ कि मैं पब्लिक एरिया में नहीं कर रही कि जिससे मुझे भी खतरा है या लोगों को खतरा है। मैं ये खतरा तो है हुमैरा, खतरा है। स्टंट देखिए, स्टंट होता है तो खतरा उसमें हमेशा वो होता है। अच्छा, वो किस्सा बता रही थी हमें ब्रेक में कि एक बार भाई किसको किक कर दिया, किसके साथ जो है वो हाथापाई हो गई? वो मैं स्कूल से जब छुट्टी हुई तो मैं घर जा रही थी, तो तब मैंने मार्शल आर्ट नहीं बाइक पर ही जा रही थी? नहीं, पैदल जा रही थी। अच्छा। तो स्कूल टाइम में हम पैदल ही जाया करते थे, बाइक पे नहीं। तो वो रास्ते में लड़का, आपको पता है कि हाँ। लड़के पीछे आ जाते हैं, तो वो पीछे आया तो मैंने ना उसको किक मारी है। अच्छा। मार्शल, तब मैं टीचर को देखा था, तब सीखे नहीं तब थे। टीचर को किक करते हुए देखा था? किक करते हुए देखा था, तो वो उसको मैंने किक लगाई है, तो उसकी जो बाइक का मिरर था वो टूट गया। अच्छा। उसको नहीं लगे, लेकिन फिर मैंने कहा हाँ ये तो अच्छा है, अगर मैंने किक लगाई उसका मिरर टूटा तो फिर मुझे सीखना चाहिए, पावर है, मैं और ट्रेन हो सकती हूँ। ट्रेन हो सकती हूँ। फिर किसी मैंने ने तंग किया तो बस वहीं पर हिसाब पूरा कर देंगे, हिसाब पूरा कर देंगे ऐसे। फिर मैंने ये लाहौर में आई, लाहौर पे मैंने ये स्टार्ट किया अभी ब्लैक बेल्ट तक। अच्छा, तो पैशन जो है, अगर मैं पूछूं कि वो मार्शल आर्ट्स है या वो फिर हेवी बाइक स्टांस है या क्या करना है फ्यूचर में, क्या करती हुई हमें हुमैरा दिखाई देगी, तो अभी हम एक वीडियो देख रहे हैं ना, तो भाई फ्यूचर के प्लान जो हैं वो क्या हैं अदर देन दिस ट्रिप एंड टूर? फ्यूचर प्लान मेरा यही है, जो स्टंट कर रही हूँ वो तो सिर्फ अपने शौक के तौर पे मैंने किए हैं। फ्यूचर अगर मैं ये पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का टूर करना चाह रही हूँ कि हैवी बाइक पे मैं करूँ, उसके बाद मैं आगे आउट ऑफ कंट्री भी जाऊँ। और उसके अलावा मैं लड़कियों के लिए चाह रही हूँ कि हमारे माशरे में ना लड़कियों को थोड़ा पीछे रखते हैं इन चीज़ों में, तो मैं चाह रही हूँ मैं उनके लिए भी कुछ करूँ, मैं बाइक वगैरह भी उनको सिखाऊँ, इस तरह कुछ एक। अच्छा, क्या करोगी? अभी अपना जो आपका जो होम टाउन है उकाड़ा, वहाँ पे लड़कियाँ इतनी इंडिपेंडेंट हैं, इतनी बोल्ड हैं, उनके लिए कुछ करना चाहूँगी? वहाँ का रहन सहन ख़वातीन का किस तरह से है? मैं उकाड़ा में नहीं रहती, मैं लाहौर में हूँ। नहीं, लाहौर में रहती, लेकिन होम टाउन तो आपका वहाँ पे थी, लेकिन अभी लाहौर में शिफ्ट हो गया ना, तो अभी मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो मोटिवेशन तो बनना चाहोगी ना वहाँ की लड़कियों के लिए? हाँ, जाहिर बात है, वो अपना सिटी है तो वहाँ पे नहीं, लेकिन लाहौर में मैं बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ को इतना नहीं समझेंगे, पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करेंगे, तो लाहौर में करूँगी। तो फैमिली भी आपकी यहाँ पे अभी? हाँ जी, फैमिली भी यहीं पे। वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि बाइक चलाना किससे सीखा आपने? बाइक चलाना मैं बता चुकी हूँ कि भाई के साथ। भाई ने ही सिखाया? हैवी बाइक भी भाई ने ही सिखाया? नहीं, एक बार उसने बस बिठा दिया था, तो हमारा तुम बैठो, ये लो भाई बस, ये लो, ये सवारी तुम्हारी है। एक बार पीछे बैठ गया, खुदा के हवाले। खुदा के हवाले। एक दफा बैठा था तो उसके बाद खुद सीखी है। हाँ। हैवी बाइक पे आगे आगे खुद। हाँ। तो जब ये शौक हो रहा था और जब चुपके जब बाहर जा रही थी, अब तो अम्मा को पता है ना, फैमिली में स्टंट का नहीं पता उनको, स्टंट्स का नहीं पता, बाकी सबको पता है। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ कि अम्मा को नहीं पता कि कोई वीडियो उनको ना भेज दे। अच्छा, तो वो मुझे बताओ कि तो फिर अम्मा को पता चला कि भाई हुमैरा तू जो है वो बाइक चला रही है और सीख रही है और हैवी बाइक भी उसने पकड़ ली है, तो फिर उन्होंने मना नहीं किया कि भाई उन्होंने मना नहीं किया? घर वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये बाइक पे करते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट ना करते तो मैं शायद ना करती। ज्यादा सपोर्ट किस में किया, मार्शल आर्ट्स में या ये हैवी बाइक पे? दोनों में दोनों में किया था, क्योंकि मेरे बचपन से ही शौक थे। मैं कह रही हूँ 8 क्लास में तब मैं छोटी सी होंगी, इतनी बड़ी भी नहीं, तो तब से शौक थे, तो उन्होंने कहा था ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगता है वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, ये फैमिली सपोर्ट ना करें ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने किया तो फिर मैं हैवी बाइक चला। इसके अलावा क्या शौक है? खतरों को मोलने के अलावा क्या शौक है? खतरों को मोलने वाले ही शौक है। हाँ, तो खतरा तो फिर बड़ा होगा, अगर स्कर्दू तक का प्लान है तो वहां पर तो खतरा ही खतरा है। तो वहां का क्लाइमेट और वेदर चैलेंजेस और सारा वो कुछ प्लान अभी कर रही हो सब कुछ? हाँ जी, ये कर रही हूँ। अच्छा, तो इसके बारे में भी कर रही हूँ, सोच रही हूँ। तो हैवी बाइक पार्क करके दरिया में मछली पकड़ने का भी एडवेंचर करना चाहोगी वहां पर? हाँ, जाऊंगी तो चीजें तो वही करूंगी जो किसी ने ना की होंगी। तो मैं सबसे क्या सोचा हुआ है? कुछ इस तरह ही सोचूंगी ना कि जैसे अभी आप कह रहे हैं, जहाँ से बाइक ना गुजर रही होगी वहां से मैंने गुजार लेनी। दरिया में से भी बाइक गुजारना पड़ेगी। तो मेरी कोशिश होगी गुजार लूं। तो भाई को लेके जाओगी इस ट्रिप पे अपने साथ? भाई तो शायद ना जाए, सोलो ही करूंगी अभी तो। अच्छा, अगर कोई तुम्हें ज्वाइन करना चाहे, कोई और खवातीन, कोई और लड़कियां
जिनके लिए तुम इंस्पिरेशन हो हुमैरा, तो तुम चाहोगी कि उनको अपने साथ ज्वाइन करो और इस पूरे ट्रिप को मज़ीद बड़ा करो और आगे के लिए प्लान करो? हाँ जी, अगर कोई जाना चाहे तो मैं लेके जा सकती हूँ। बिल्कुल, फिलहाल तो अकेले सोचा था, तो अभी कोई जाना चाहता है तो अभी कितने सारे लोग देख रहे होंगे ना, तो वो शायद उनमें से कोई प्लान करा। थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर ज्वाइनिंग अस। बेस्ट विशेस, आप खैर से जाएं और जब आप वापस आएंगे तो हम आपको न्यू पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से इन्वाइट करेंगे और आपके जो एडवेंचर और एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहे होंगे वो हम हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। तब तक आप तैयारी करें और इंशाल्लाह आपसे होगी दोबारा मुलाकात। जनाब, इसी के साथ बढ़ेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के जाने पर। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो नन्हे अली हुसैन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और अली हुसैन जनाब, सोशल मीडिया में बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है, और अली हुसैन सोशल मीडिया पर किस तरह से छाया हुआ है और कितनी अर्निंग कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हम अली हुसैन से ही जानेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप साथ रहिएगा। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द शो जनाब। और एक नन्हे अली हुसैन से, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया था, बट वो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि नन्हे अली हुसैन से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, जिसकी उम्र है 14 साल। लेकिन आपने देखिए इस नंबर पर नहीं जाना है। अली वो काम कर रहा है 14 साल की उम्र में जो शायद मेरी एज के लोग या बड़े बड़े हम में से नहीं कर पाते हैं। सो आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिम। ब्रेक में मेरी अभी अली से गुफ्तगू हो रही थी और इसने मुझे एक लंबी लिस्ट बता दी है कि ये जो ऑनलाइन वर्किंग कर रहा है, जो ऑनलाइन काम कर रहा है, उससे माशाल्लाह ही इज अर्निंग वेरी वेल, ही इज अर्निंग वेरी गुड। सो इंस्पिरेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो बड़े हैं और जो मायूस होकर बैठ जाते हैं और जो कोई काम नहीं करते हैं। तो भाई अली इतनी नन्ही और कम उम्र में इतना सब कुछ कैसे करे? अच्छा, मैं आपको अगर थोड़ी सी प्रोफाइल शेयर करूं तो मैं आपको बताऊं कि अली अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है, प्री 9th क्लास में है, वेबसाइट डिज़ाइन कर लेता है अली, ही इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, भी ग्राफिक डिज़ाइन भी कर लेता है। अच्छा जी, इसके अलावा ब्लॉगर जो है वो ही इज़ अ ब्लॉगर, आर्टिकल्स जो है इनके पब्लिश होते हैं और अमेरिकन हिस्ट्री से मुतल्लिक ही राइट्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अली का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो ये सारी चीज़ें सिखाता भी है और आई एम श्योर कि अली के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। अली, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपके साथ आपकी मदर भी आई हुई है जिनका नाम है नरगिस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अली, बताओ मुझे थोड़ा सा अपने बारे में। जी, तकरीबन आज से पौने 2 साल पहले की बात है। वहाँ पे मेरे माइंड में आया कि मैंने कुछ ऐसा करना है जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो और अपने लिए भी बेहतर हो, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करूँ, मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, कुछ नहीं आता था। फिर कोविड का दौर आया। अब आपने आइंदा ये नहीं कहना मेरे पास स्किल नहीं थी। और फिर कोविड का जब दौर आया, स्कूल बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, सब पार्क्स बंद हो गई, कोई खेल कूद में नहीं थी, बच्चे बाहर आवारागर्दी कर रहे थे। लेकिन आपके सारे फ्रेंड्स कर रहे थे? हाँ जी, सब कर रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि अगर बाहर फिरने से अच्छा क्या है कि मैं जैसे अपने घर में बैठ के काम करूँ अपना। तो मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया। मुझे कुछ नहीं आता था, ना ग्राफिक डिजाइनिंग, ना वेब डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं आता था, चैनल बनाना तक नहीं आता, जीमेल तक नहीं बनानी आती थी मुझे। ये सब कुछ आपने सीखा फिर? हाँ, मैंने यूट्यूब से, फेसबुक से और गूगल की हेल्प ली, वहाँ से इंटरनेट से सीखा और इंटरनेट पे ही आज काम कर रहा हूँ। दैट्स अमेजिंग। तालियां होनी चाहिए अली के लिए, और तालियां ये इसलिए, ये एप्रिसिएशन इसलिए ताकि एक तो अली की हौसला अफजाई हो और साथ ही साथ वो सारे स्टूडेंट्स, अब आप जरा आए ना, मेरा दिल कर रहा है मैं कानों से पकड़ के कान सीरियसली मड़ोड़ दूं। सेगमेंट किया था हमने जब बच्चे शिकायत कर रहे थे कि भाई प्लीज जो है वो एग्जाम्स आगे कर दो, हमारी पढ़ाई नहीं हुई, हमें कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, वो भी उनका शिकवा बजा, लेकिन वहां पर अली हुसैन जैसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने बाहर खेलना कूदना पसंद नहीं किया और सोचा कि हम अपने इस टाइम को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने अंदर कोई स्किल हम क्रिएट कर सकते हैं। नरगिस जी, मुझे बताइएगा कि अली का रुझान शुरू से ही इतना वो था, क्रिएटिव माइंड था, हमेशा से रहा? नहीं, शुरू से तो नहीं था, ये बस कुछ ही अर्सा हो गया, 3-4 साल पहले इसका ध्यान रहा हुआ है। तो मैं समझती थी कि शायद ये कोई गेम्स वगैरह खेल रहा है या मतलब किसी और काम में बिजी है। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये, मैं इसको डांटती थी बहुत ज्यादा ना, अच्छा, कि क्या आप लगे रहते हो हर टाइम, तो फजूल टाइम जाया करते हो, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। तो गैजेट्स वगैरह का शौक रहता था अली को,
कंप्यूटर पे, लैपटॉप या मोबाइल फोन वगैरह था इसको तो फिर आप डांट डपट होती थी आपकी तरफ से कि भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जी बिल्कुल, मैं इसको डांटती थी। तो ये कहता था मामा आपको नहीं पता मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा पता नहीं तुम क्या काम करते हो, मुझे भी तो कुछ बताओ। कहता बस कर रहा हूँ, मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। ये तो मुझे फिर बाद में पता चला जब इसको काफी जो है ना यूट्यूब की तरफ से भी डिप्लोमेस वगैरह मिले हैं और वो ये चीजें जब मैंने देखी है तो मैं खुद बहुत ज्यादा हैरान हो गई। अच्छा, बताया भी नहीं इसने घर में, डिस्कस नहीं किया? नहीं, मुझे इसने कुछ नहीं बताया था। अच्छा अली, अब फर्स्ट जो आपने अर्निंग की अपने ऑनलाइन वर्क से, वो कितनी इनकम थी? वो तब जितने भी प्लेटफॉर्म था, तब मेरा यूट्यूब चैनल जो सा था मोनेटाइज नहीं था। अच्छा। तो एक वायलेशन की वजह से मेरा चैनल डिलीट भी हो चुका था। अच्छा, क्योंकि अभी आप देख रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इसमें क्या होना है क्या नहीं होना। फिर फाइवर पे मैंने सिर्फ मुझे एक काम आता था, लोगो डिजाइन वगैरह कर लेता था शुरू में। वो लोगो डिजाइन करके देता था लोगों को, उसके अलावा ब्लॉगर से काफी अर्निंग आ जाती थी। तो जितने भी पहले मैं 2 प्लेटफॉर्म से वर्क करता था, ब्लॉगर और फाइवर। इन दोनों को मिलाकर पहली अर्निंग 35,000 आई थी। पहली अर्निंग 35,000, वेरी वेल। तो फिर आपने अम्मा को बताया, उनको पकड़ा दिए पैसे या क्या किया उसका? वो सीधा बैंक अकाउंट में चले गए वापस। वाह भाई, बड़ा समझदार बेटा है, सारे पैसे उसने कहा भाई सेव करने हैं। वेरी वेल। इनके पापा के अकाउंट में चले, इनके पापा के अकाउंट में। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा भाई मुझे बताओ अली, क्या करना है बड़े होकर, क्या बनना है? बड़े होके जो सा अभी से जिस काम में मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, जिस काम में मेरा शौक है, अभी इसको जैसे स्टडी कंप्लीट होगी इसको आगे लेके बढ़ाऊंगा। इसको मैं आगे इसको बड़े लेवल पे काम करूंगा और अपनी एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा जिसपे मैं सारा कुछ सिखाऊंगा दूसरे लोगों को। वेब के हवाले से ही काम करोगे? आईटी में काम करोगे? जी बिल्कुल, जबरदस्त, पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे। आने वाला दौर जो सा इन्हीं चीजों का, आईटी का है, डिजिटल का है, टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है। पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप भी जानती हैं। तो लोग ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहे हैं। लोग तो 30-30 लाख रुपए कमा रहे हैं इस काम से, अगर स्टडी वो कंप्लीट हो जाए तो बड़े होकर मैंने इसी काम को आगे लेकर चलना। अच्छा जी, हमें पता चला है, आपकी अम्मा ने हमें बताया कि टीवी पर आने का भी आपको शौक था, वो क्या स्टोरी है? वो टीवी पे आने का शौक नहीं था मेरा। मैं सोचता था कि अगर जब मैं क्रिएटर्स को देखता था, मैंने ब्राइब किया कहीं पे? नहीं, यूट्यूब पे जब मैं वीडियोस देखा करता था तो मैं सोचता था कि ये वीडियोस बनाते हैं कोई, तो इनको फायदा है इससे कि ये वीडियोस बनाते हैं। मैंने जब रिसर्च की इसके बारे में कि ये वीडियोस क्यों बनाते हैं, क्रिएट क्यों करते हैं क्रिएटर्स, तो मुझे पता लगा कि इनको अर्निंग होती है इससे। मैंने कहा कि मैं कैसे चैनल बना सकता हूँ, मैं कैसे वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो इसके बारे में रिसर्च, सारे जितने काम है सारी मेरी रिसर्च के ऊपर। तो अलिया, आपका चैनल अब प्रॉपर मोनेटाइज है, वहाँ से आपको प्रॉपर अर्निंग आती है वहाँ पर? बिल्कुल। अब पहले मेरा जो चैनल था वो डिलीट हो चुका है, मैंने आपको बताया था। अब न्यू चैनल बनाया जिसके ऊपर मैं सिखाता भी हूँ और अर्निंग के हवाले से, सॉलिड टेक नाम है उसका। अच्छा, ब्लॉगिंग आपने कहाँ से सीखी और जो आर्टिकल्स आप लिखते हो, कैसे कंटेंट अपना आप डिजाइन करते हो सारा, और अमेरिकन हिस्ट्री इसमें इंटरेस्ट आपका कैसे हुआ? जितने भी अमेरिकन लोग हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जैसे हिटलर हो गया, माइकल जैक्सन हो गए, इनकी हिस्ट्री में पहले गूगल से सर्च करता हूँ, पढ़ते रहते हैं उनके बारे में? जी, मालूमात हासिल करता हूँ। उसके बाद मेरी उसी इंग्लिश पहले काफ़ी वीक थी, ब्लॉगर पे मैं काम करता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इस पर करना क्या। फिर मैं जैसे उर्दू में लिखा करता था, उसको गूगल ट्रांसलेट की मदद से ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश में उसको वहाँ पे पब्लिश कर दिया। अमेजिंग। तो कौन है आपकी फेवरेट अमेरिकन पर्सनालिटी? इतने लोगों को आप पढ़ते हो तो कौन कौन मजे का लगा आपको? मुझे जो सबसे ज्यादा माइकल जैक्सन अच्छे लगे। माइकल जैक्सन की क्या बात ज्यादा मजे की लगी? एक तो कि वो जो से जहाँ तक मेरी रिसर्च के मुताबिक कि वो एंड पे आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अच्छा, ये आपने रिसर्च की अपनी सारी? जी, कि जब वो एंड पे जब वो उनको पता लगा कि ये इस्लाम भी एक चीज़ होती है, तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की, उसके बाद वो इस्लाम कबूल कर गए और फिर इसी वजह से उनको कत्ल करवा दिया गया था। तो इसलिए आपको वो पसंद है। अच्छा, तो मुझे बताओ, अपने YouTube चैनल पर किस तरह की वीडियोस पोस्ट करते हो और वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस आता है? क्या क्या बताते हो अपनी? वहाँ पर लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, अपना ये दे दो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, ताकि हम आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपसे सीखें। लेकिन अब इतने कमेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं बारी बारी सबको सिखा नहीं सकता, मैंने खुद भी काम करना होता है। फिर मैं एक ही वीडियो अपलोड करता हूँ डेली की। अच्छा। और उस पर सिखाता हूँ, जो काम मैं ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ वो दूसरों को भी सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, कार्टून्स वगैरह नहीं देखे कभी? वीडियो गेम्स पे नहीं लगे? आपकी एज के लोग तो पबजी पर बड़ा ज्यादा आजकल, टिकटॉक पर आपकी एज के बड़े लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आई एम श्योर होंगे, तो उनको देखते हो तो उनको समझाते हो वैसे, या कभी खुद भी दिल किया कि यार मैं भी चलो फ्री टाइम में कोई टिकटॉक का अकाउंट बना लेता हूं? फ्री टाइम मिला ही नहीं टिकटॉक को, मैं टिकटॉक को पसंद नहीं करता, मुझे फ्री टाइम मिला ही नहीं, ऐसे होता है भाई। पबजी तो मैंने देखी नहीं, मैंने पबजी खोल के भी नहीं देखी, पबजी डाउनलोड मैं करता ही नहीं, क्योंकि उससे एक तो मोबाइल की स्पेस जाती है। क्या किया है आपने? आप जरा बता दें, माँ को टिप्स दे दें, आपने क्या ऐसा किया है कि बच्चा पबजी भी नहीं खेलता और टिकटॉक पर भी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ घर का माहौल भी ऐसा होता है बाज़ दफ़ा, और कुछ माओं की नज़र भी होनी चाहिए बच्चों पर
कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ। तो मैं बच्चों पे बहुत नजर रखती हूँ। अच्छा, सख्ती करती हैं? नहीं, सख्ती नहीं करती मैं, लेकिन मेरी नजर इन पर रहती है। जी बिल्कुल, मैं अपना पूरा टाइम अपने बच्चों को देती हूँ। हाँ। और दूसरी बात ये है कि माहौल जो हमारे घर का इस किस्म का है कि हमारे बच्चे शुरू से ये पबजी, और ये बल्कि अपने दोस्तों को भी कहता है कि आप ये जो पबजी खेल रहे हैं ये चीज गलत है, ये नहीं खेलना फायदा नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच नरगिस जी, आपने टाइम निकाला है। अली, बेस्ट विशेस बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे आपके फ्रेंड्स जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी डूइंग सो वेल, सो गुड लक। और जनाब इसके साथ ही हम बढ़ेंगे हमारे प्रोग्राम एक ब्रेक की जानिब, और अनम कर रही हैं हमारा वेट और पूछेंगे आज वो क्या बनाने जा रही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, रूह अफ़ज़ा के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अनम शेख इज़ विद मी और आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चीज़ कटलेट्स बनाएंगे बेसिकली, क्योंकि हम एक दिन डिसाइड कर रहे थे कि बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए, जैसे कि लंच बॉक्स के लिए या घर में कोई हाई टी है या टी टाइम है तो उसके लिए भी बना के रख ऑप्शन। और बच्चों को वैसे भी आलू की बनी हुई हर चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है और बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों को नहीं, वैसे बच्चे बेचारे बनाए, बड़ों को भी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन आप इनको बनाकर फ्रीज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आलू हैं वो थोड़े टाइम बाद पानी छोड़ देते हैं, इसलिए अगर आपने बनाने हैं, जैसे कि आपके घर मेहमान आने तो सुबह बनाए और रात को जो है आपने इसको फ्राई। अच्छा, टाइम की कमी की वजह से हमने जो है कटलेट्स पहले बना दिए, लेकिन आप फिक्र ना करें, आपको हम सारा दोबारा मीज़ा जो है वो दोबारा बना के दिखाएंगे। मैं इनको फ्राइंग के लिए आप तब तक बताएंगे हमें क्या क्या चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए हमने आलू लिए हैं, तकरीबन 1 किलो के लिए आलू लिए थे, जिसमें आधे मैंने बना लिया और आधा मैंने रख लिया। उसको बॉईल कर लेना अच्छी तरीके से, उसके बाद आपने उनको मैश कर लेना। मैश करने के बाद इसके अंदर जाएगी काली मिर्चें और चिकन पाउडर, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, स्पाइसेस जो हैं नबिया आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। वो अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर मिक्स हर्ब्स डालना चाहें या मशरूम्स कुछ भी ऐड करना चाहिए या कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहिए, वो भी। सबसे पहले हमने क्या ऐड किया? सबसे पहले मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड की, फिर साथ में चिकन पाउडर इसलिए ऐड किया थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस करने के लिए आलूओं का। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे टू टेस्ट, और रेड चिली फ्लेक्स जिसको कहा जाता है कुटी हुई लाल मिर्चें, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद अच्छी तरीके से इसकी करेंगे मिक्सिंग करने के बाद ये देखें आप, मैंने देखा होगा कि ये मोज़रेला चीज़ है, इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काटा है। अच्छा, अगर आपको पसंद है इस तरह से भी डाल सकते हैं, अदर देन आप इसके अंदर श्रेड करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, अना मुझे बताएंगे कि जब हम जो वो बनाते हैं चीज़ बॉल रेसिपी, तो वो भी अगर हम इसको सिर्फ शेप चेंज कर लें, हाँ जी। और चीज़ बॉल अगर आपने, अच्छा इसमें आप मीट भी ऐड कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। प्लस अगर आप चाहें तो इसके अंदर सी फूड जैसे कि प्रॉन्स होते हैं, श्रिम्स होते हैं, उनका कीमा करके वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बहुत हेल्दी स्नैक, तो बड़ा अच्छा आंच जरा देखिएगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बेशक थोड़ी सी तेज कर लें, ठीक है। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए हमने इसमें। कोई हमने इसमें जो है दूसरी लाल मिर्च नहीं ऐड की और पाउडर नहीं ऐड किया, और हरी मिर्च भी कर सकते हैं अगर ये ऑप्शनल है। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप वही मैंने आपको बोला अगर वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने पहले आलू की पैटी जितनी भी साइज की आपने बनानी है वो आपने लेनी है। उसके बाद उसके अंदर इस तरह से मोज़रेला चीज को स्टफ करना है अंदर और उसको साइडों से बंद कर देना। ठीक है, मोज़रेला चीज ही हम ऐड करेंगे। मोज़रेला से ना उसका बड़ा अच्छा स्ट्रिंग बड़ा अच्छा आता है, तो वो अगर फिर उसको एंजॉय भी करते हैं। अगर आप चाहे तो चेडर चीज भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको हम चेंज कर दें तब तक साइड को। बिल्कुल कर ले। ओके, अच्छा, प्यारा कलर आना शुरू हो गया हमारे कटलेट्स का। यहाँ पर हल्की आंच पे इसलिए भी थोड़ा सा करेंगे ताकि ये जो हमारे कटलेट्स है उसके अंदर जो चीज है वो भी मेल्ट हो जाए। ठीक है, ये जो है इसी तरह बाकी सब जो है वो भी बना लेंगे। अच्छा, आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, क्योंकि हम रूह अफ़ज़ा के किचन में अपने खड़े हैं, तो इसके साथ जो है हमारा रूह अफ़ज़ा जो बेसिकली हमारा लाल शरबत है वो बड़ा ही ज़बरदस्त, इसके साथ एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन आप कह लें कि एक कंप्लीट कॉम्बो बन जाएगा इसका, और क्या कहते हैं हमारे कटलेट्स का।
प्लस आप इसके साथ जो है अच्छा अनम ब्रेकफास्ट के लिए बड़ा अच्छा है, आपने अगर फ्रिज में बना के रखें और आप देखें कितना क्विकली ये बन गया, सिर्फ आपने अपने पोटैटोज जो हैं उनको मैश करना है, बॉईल करना है, बिल्कुल, और ये सारी चीजें घर की मौजूद हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास मोज़रेला चीज अवेलेबल नहीं है तो आप उसको मत ऐड करें, अगर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, और शेप करके आप उसको बस शेप आप अपनी मर्जी से बच्चों को कर दें, बिल्कुल। और सुबह बस आपने ऑयल डालना है और कटलेट रखने हैं, और बड़ा क्विक है, बच्चों को अच्छा भी लगता है नाश्ते में डेली। बिल्कुल, अंडा खाकर भी जरा बोर हो जाते हैं, अंडा खा के भी बोर हो जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा कोटिंग कैसे करनी है ना? सिंपल कोटिंग, देख रही हूं कि ये बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, घर में जब अक्सर बनाते हैं तो वो फट जाते हैं कटलेट। अच्छा ये अभी जैसे हम बात कर रहे थे ऑफर ब्रेड क्रम्स की, तो ब्रेड क्रम्स जो हैं बड़े इजीली अवेलेबल हैं अब तो, खैर हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में ब्रेड तो जरूर पाई जाती है। तो जो ब्रेड है फ्रेश ब्रेड आप लें और उसको जो है आप उसके ब्रेड क्रम्स बनाएं, वो बहुत अच्छे बनते हैं। एक तो उससे क्रिस्प नबिया बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी कोटिंग करते हैं। बिल्कुल, मैं तब तक इनको देखती हूँ। बिल्कुल, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कोटिंग चाहिए तो आप इसको पहले मैदे में कोट करें, फिर अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में। अगर लाइट कोटिंग चाहिए तो आपने डायरेक्टली इसको पहले अंडे में कोट करना है, और कोट करने के बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स में भी कर सकते हैं। अच्छा अगर आप चाहें तो थोड़ा और क्रिस्प अच्छा सा आ जाए तो आप जो हम बाहर से अवेलेबल होते हैं इंपोर्टेड ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आता है। लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस यही है कि आप जो ये कटलेट्स हैं इनको घर के ब्रेड क्रम्स लगाएं, वो ज्यादा अच्छा फ्लेवर देंगे। ठीक है, और हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है? बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है, बस थोड़ा सा और कलर आ जाए तो बेशक आप इसको निकाल लीजिएगा। और इसको हम सर्व करेंगे चिली गार्लिक सॉस के साथ, चिली गार्लिक सॉस या मायो डिप के साथ, बिल्कुल जैसे भी। अच्छा ये पैटी बनाने के बाद, कटलेट्स बनाने के बाद आप इनके साथ बर्गर्स भी बना सकते हैं। ओह यस, अगर हमने चिकन ऐड किया हो तो उसमें और अच्छी बात। बिल्कुल। तो अच्छा अनम अक्सर कहते हैं कि जब हम आलू की कोई भी बनी हुई चीज फ्रीज करते हैं तो हम उसको ज्यादा देर फ्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी की वजह से वो फिर जब आप उसको फ्राई करते हैं तो वो फिर फट जाती है। जी बिल्कुल। तो जब भी आलू की कोई चीज हमने फ्राई करनी है तो कोई टिप वगैरह है, हम उसको कब तक फ्रीज कर सकते हैं? या कोई फ्रिज में रख सकते हैं एक दो दिन के लिए, बस। लंबा नहीं रख सकते? लंबा नहीं रख सकते, और आप इसको फ्रीजर में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही फ्रीजर में आलू ने जाना है उसने जब फ्रीज होना है, हमने उसको बनाने के लिए दोबारा से डीफ्रॉस्ट करना है, तो आलू ने अपना पानी जो है वो रिलीज कर देना है। ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है। तो इसलिए जो है आप ये नहीं कर सकते, अदर देन अगर आपने इसमें चिकन की क्वांटिटी, अगर हम कोई इसकी बाइंडिंग इस तरह से करें कि हम चिकन की, वही मैं आपको कह रही हूं, चिकन की बाइंडिंग और उसमें तो रख सकते हैं फ्रीजर में। अगर एक आध आलू उसमें डला हुआ है, तो 1 kg चिकन आपने लिया है तो उसमें अगर एक आलू डला है तो इट्स फाइन। लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी आलू की ही है तो फिर ज्यादा लंबा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और फिर वो तो बनाना भी आसान है, बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यूजुअली चिकन को पहले खोलना फिर उसको करना वो एक मुश्किल चिकन पैटी का काम होता है। आलू के लिए यूजुअली इतना टाइम नहीं लगता है अगर हमने आलू के कटलेट बनाने। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल हमारे फुली कुक्ड हो चुके हैं, कुक हो गए, तो आप इनको निकाल लेते हैं। और बिल्कुल अगली प्लेट हम देखिए, आप ये देख रही होंगी साइड से जो चीज है बहुत अच्छी बनी है, निकल रही है बाहर। बिल्कुल नाजिक, आप हमारे जरा कैमरा मैन हमारे जरा आएंगे और दिखाएं कि कितनी अच्छे हमारे कटलेट्स जो हैं वो फ्राई हुए हैं। मेहनत करें, करीब आए जरा, इतनी मेहनत की है अनम ने। हाँ ये तो है, दिखाना बनता है जरा जनाब कि हमारे जो कटलेट्स हैं। और अगर आप चाहे तो जैसे मैंने आपको बोला था कि चेडर और मोज़रेला इकट्ठे भी श्रेड करके डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा मैडम, सम टाइम होता है कि अक्सर लोग घर में जो कितने प्रोफेशनल नहीं होते तो चीज जो है वो बाहर आ जाती है या फट जाती है, वो उसकी क्या रीजन है? सबसे बेस्ट तरीका ये है नबिया कि आपने अपने जो कटलेट्स है उसकी कोटिंग बहुत अच्छी करनी। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपने सिंगल कोटिंग की है तो उसमें जो है कटलेट्स खुल जाएंगे, तो आप नेवर माइंड, आप डबल कोटिंग कर लें, ज्यादा कोटिंग कर लें। उसके बाद बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं है उसके अंदर मतलब चीज के बाहर निकलने के, बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं है। ओके, हाँ जी। और जो जैसे कि रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा आपको पता है कि फल और सब्जियों के प्यास लगेगी फ्राइंग के बाद। बिल्कुल, मैं जब ये कटलेट सामने आते हैं तो एकदम वो रूह अफ़ज़ा का लाल शरबत जो है ना मेरी नज़रों के सामने आना शुरू हो जाता है। देखिए ना, हमने कितनी सारी बॉटल्स यहाँ पे सजाई हुई हैं, आप देखें जरा। तो साथ में जो है बंदा वो बनाकर इसको रखे और वो आप इसको पिए। और अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप है इसके लिए कि आलू हैं उनको बिल्कुल भी अगर आप
लो हीट पे बनाएंगे वो खुल जाएंगे। इसलिए मीडियम टू लो हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्राइंग के लिए। अगर हल्की आंच होगी, ऑयल का टेम्परेचर ठंडा होगा, तो जैसे मीडियम पे चले जाएं और मीडियम से लो पे, मीडियम से लो पे अगर आप आएंगे तो आलू जो है वो खुलने के चांसेस होंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पे आप इसको कुक करें, बेस्ट है। अच्छा, एक और ऑप्शन अभी अचानक ही जहन में है, वो कहते हैं ना आमद आई है, कि अगर आप इसको हल्का सा ब्रश कर लें बटर से या ऑलिव ऑयल से या ऑयल से, तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं ओवन में। अच्छा, और बिल्कुल सही बेक होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। बल्कि एयर फ्रायर अब इतने आ गए हैं, आप हल्का सा ब्रश करें दोनों साइड को, उसके बाद एयर फ्रायर या अवन में आप इसको रखें और उसके बाद आप इसको खाएं। मैं कहती हूँ ये बहुत हेल्दी। और आज पुलाव बनना चाहिए साथ घर में, क्योंकि पुलाव और आलू के कटलेट जो है, सही कहा आपने, दैट्स बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अच्छा, मुझे मटरों वाले चावल के साथ, मटर वाले चावल के साथ आलू वाले कटलेट्स जबरदस्त लगते हैं। सर्दियों में तो बस मुंह पानी अमेजिंग जनाब। अच्छा, ब्रेड के साथ भी यू कैन हैव इट, सैंडविच भी बन सकता है, जैसा कि फिर आपने बताया कि बर्गर भी ये बन सकता है, बर्गर भी बहुत सारी पराठे के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है, पराठे के साथ भी, प्लस ये जो हमने टी टाइम पर भी अच्छा रेगुलर ब्रेड क्रम्स लगाए। जो बंदा इसको डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहा है, आलू खा सकते हैं आप डाइट के अंदर, कोई एक आध बॉइल्ड तो आलू खा सकते हैं, तो आप उसके ऊपर जो है ब्राउन ब्रेड के ब्रेड क्रम्स लगाएं और उसको वैसे ही ऑलिव ऑयल से ब्रश करें और उसको ओवन में बेक करें या एयर फ्रायर में करें। ठीक है, और वो कितनी देर में हमारे रेडी हो जाएंगे? ये हार्डली वही जो टाइमिंग हमारा इसके अंदर है, एयर फ्रायर में करेंगे तो 3 to 4 मिनट्स में जो है हमारे पोटैटो कटलेट्स जो है वो डन हो जाएंगे। अदर देन अगर आप इस तरह से अवन में कर रही है, रेगुलर अवन में, तो 7 से 8 मिनट। अच्छा, ये वो वाली चीजें हैं अनम कि जब घर पर अगर किसी ने अचानक से आना हो तो वो समझ में नहीं आता कि यार आप क्विकली क्या कर सकते हैं, अब क्या बनाया जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो बड़ी क्विक बन सकती हैं। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल रात को आपके घर पे रोस्ट आया था या आपने कुछ भी बारबेक्यू ऑर्डर किया था, तो आपने अगले दिन बस क्या करना है, आलू उबाल लें और वो श्रेड करके आपने उसके अंदर डाल दें, तो और कमाल बात हो जाएगी। इतना अच्छा फ्लेवर आता है। एक तो आपके घर की चीज भी यूटिलाइज हो जाती है, प्लस जो है अगले दिन का नया मेन्यू भी रेडी।